इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं होने वाली है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सब कुछ 100% असली है। आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से जुड़ी कुछ बेहद गोपनीय यानी डिक्लासिफाइड खुफिया फाइलों और ऑपरेशनों का विश्लेषण किया जाएगा। इन दस्तावेजों और ऐतिहासिक घटनाओं के जरिए ये समझने की कोशिश की जाएगी कि खुफिया अभियानों की दुनिया असल में काम कैसे करती है और बंद कमरों की बजाय सीधे जमीन पर उतरकर रणनीतियां कैसे बुनी जाती हैं। अब सबसे पहला सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है, क्या एक बिल्कुल मामूली सा दिखने वाला रिक्शा वाला किसी बहुत बड़े हमले को रोक सकता है? सुनने में ये किसी थ्रिलर नॉवेल का प्लॉट लग सकता है, लेकिन सच तो यही है कि जासूसी की दुनिया इसी एक बात पर टिकी होती है। सबके सामने रहते हुए भी पूरी तरह से अदृश्य कैसे रहा जाए। एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी वो साधारण सी पहचान होती है जिस पर कोई शक ही ना करे। आज की इस पूरी चर्चा को एक सीक्रेट मिशन डॉजियर की तरह खोला जाएगा। इसमें 5 अहम हिस्से होंगे: द रिक्शा पुलर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, द कहूटा न्यूक्लियर मिशन, नैरो एस्केप्स इन लाहौर और अंत में ए स्ट्रेटेजिक लिगेसी। तो चलिए बिना देर किए सीधे पहली फाइल पर चलते हैं। पहला चैप्टर, द रिक्शा पुलर। ये कहानी किसी बड़े ऑफिस से नहीं बल्कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरू होती है। साल 1988, जगह अमृतसर। जरा उस समय के तनावपूर्ण माहौल की कल्पना की जा सकती है। 1988 में जब स्वर्ण मंदिर उग्रवादियों के नियंत्रण में था, तब अजीत डोभाल ने एक बेहद खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने एक रिक्शा चालक का भेष बनाया और सीधे खतरे के बीच जा पहुंचे। दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने उग्रवादियों को ये यकीन दिला दिया कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट हैं और उनकी मदद के लिए वहां आए हैं। ये कोई मामूली काम नहीं था। ये एक ऐसा डीप कवर था जहां एक हल्की सी चूक या जबान का एक गलत शब्द भी सीधा मौत के घाट उतार सकता था। अब इस कहानी के दूसरे अहम हिस्से पर आते हैं, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। असल खुफिया काम कितना बारीक और नपातुला होता है वो इस टाइमलाइन से साफ समझ आता है। घुसपैठ के पहले ही घंटे से लेकर अगले 10 दिनों तक हर एक कदम बेहद सदा हुआ था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्वर्ण मंदिर के रूम नंबर 14 में पूरे 10 दिन बिताए गए। वहां रहते हुए उग्रवादियों की सही गिनती, उनके हथियारों की सटीक जगह, सब कुछ दिमाग में मैप किया गया। ये सिर्फ वहां बैठे रहने का काम नहीं था, बल्कि इतने भारी दबाव के बीच हर एक कोने की जानकारी दिमाग में छापने और उस खुफिया जानकारी को सुरक्षित बाहर लाने का मिशन था। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला, वो इस एक नंबर में छिपा है, 0। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये 0 इस बात का गवाह है कि उस सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर जब NSG कमांडोज ने एक्शन लिया तो भारत का एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। सैन्य इतिहास में इतने जटिल ऑपरेशन में 0 कैजुअलिटी यानी 0 नुकसान होना बेहद दुर्लभ है। ये सिर्फ और सिर्फ उस बेमिसाल ग्राउंड इंटेलिजेंस का ही कमाल था। इस ऑपरेशन के अंतिम नतीजे वाकई शानदार रहे। बिल्कुल सटीक जानकारी होने की वजह से 41 उग्रवादी मारे गए और 200 से अधिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। और सबसे बड़ी कामयाबी, मंदिर के मुख्य ढांचे पर खरोच तक नहीं आई। ये साबित करता है कि अगर सही समय पर बिल्कुल सही जानकारी मौजूद हो तो सुरक्षा बल बिना किसी फालतू तबाही के बड़े से बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। तीसरा चैप्टर है द कहूटा न्यूक्लियर मिशन। एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर 7 साल बिताना, इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ दिनों या महीनों की बात नहीं है। पाकिस्तान के कहूटा परमाणु प्लांट के आसपास एक स्थानीय भिखारी के भेष में लगातार 7 साल तक मंडराते रहना और जानकारी जुटाना, ये भयानक मानसिक दबाव का काम है। एक विदेशी जमीन पर इतने लंबे वक्त तक अपनी असली पहचान को पूरी तरह भुला देना जासूसी की दुनिया के सबसे कड़े इम्तिहानों में से एक माना जाता है। ये पूरा खुफिया ऑपरेशन किसी पहेली को सुलझाने जैसा था। स्टेप 1, कहूटा के पास एक भिखारी का भेष अपनाना। स्टेप 2, उस खास नाई की दुकान को ढूंढ निकालना जहां प्लांट के परमाणु वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने आते थे। स्टेप 3, वहां फर्श पर गिरे हुए उन वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल्स को चुपचाप इकट्ठा करना। और फिर आखिर में स्टेप 4, उन सैंपल्स को रेडियोएक्टिव रेडिएशन की जांच के लिए भेजना। इन्हीं छोटे छोटे बालों के सैंपल से ये साबित हो गया था कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम असल में चल रहा है। सोचिए, बाल के कुछ टुकड़ों ने एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन फील्ड पर सब कुछ हमेशा योजना के मुताबिक नहीं होता।
यहीं से जुड़ता है हमारा चौथा हिस्सा, नैरो एस्केप्स इन लाहौर। एक पल के लिए सीन की कल्पना करके देखते हैं। लाहौर की एक भीड़ भरी मजार, कव्वाली का माहौल है, सब कुछ सामान्य लग रहा है, और तभी अचानक पीछे से कोई कान में फुसफुसाता है, भाईजान, आपकी नकली दाढ़ी थोड़ी लटक रही है। सच में ये वो पल होता है जहां जासूस की धड़कनें 1 सेकंड के लिए रुक जाती हैं। ये वाकया साबित करता है कि अंडरकवर एजेंट्स हर वक्त खतरे के बिल्कुल मुहाने पर चलते हैं, जहां एक छोटी सी शारीरिक चूक उनका पूरा भेस खोल सकती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि शारीरिक पहचान कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ अंडरकवर आइडेंटिटी एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति की थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन शरीर का एक ऐसा लक्षण था जो असलियत बयां कर रहा था। छिदे हुए कान। भारत में खासकर हिंदुओं के बीच बचपन में कान छिदवाने की पुरानी परंपरा रही है। बस इसी एक छोटी सी बात पर उस मजार वाले बूढ़े आदमी की नजर पड़ गई थी। भेष चाहे कितना भी मजबूत हो, हमारी भौतिक सच्चाई कभी भी उसे चुनौती दे सकती है। लेकिन जासूसी की दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। यहाँ एक जबरदस्त ट्विस्ट ये था कि जिस बूढ़े आदमी ने वो छेदे हुए कान देखकर असली पहचान पकड़ी थी, वो खुद अपनी जान बचाने के लिए एक मुस्लिम पहचान के पीछे छुपा हुआ था। जब उस आदमी ने अपने घर की अलमारी खोली तो उसमें भगवान शिव और देवी दुर्गा की मूर्तियां छिपी हुई थीं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना न सिर्फ जासूसी के भयंकर जोखिमों को दिखाती है, बल्कि संघर्ष वाले इलाकों में फंसे आम इंसानों की मजबूरी और दर्द को भी सामने लाती है। अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम हिस्से की तरफ, ए स्ट्रेटेजिक लेगेसी। ये समझना जरूरी है कि सालों तक सड़कों और फील्ड पर बिताया गया यह अनुभव कहीं व्यर्थ नहीं गया। इसी ने उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव रखी। अजीत डोभाल पुलिस इतिहास के पहले ऐसे अधिकारी बने जिन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से नवाजा गया। आगे चलकर उरी और बालाकोट जैसी अहम सर्जिकल स्ट्राइक्स की रणनीतियों में उनकी सीधी भूमिका रही और अंततः वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जब तक कोई जमीन की हकीकत नहीं जानता, तब तक वो शीर्ष स्तर की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं बना सकता। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। आज युद्ध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। हम ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। तो ऐसे में अदृश्य खुफिया तंत्र और अंडरकवर रणनीतिकारों का भविष्य क्या है? क्या इस आधुनिक तकनीक के दौर में भी जमीन पर काम करने वाले उन रिक्शा वालों और भिखारियों की जासूसी देश की सुरक्षा के लिए उतनी ही जरूरी बनी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।